प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान पर हमला ईरान की ओर से किया गया है, लेकिन इस हमले के केंद्र में अब भारत आता दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईरान की ओर से किए गए हमलों को लेकर भारत पर निशाना साधा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को ईरान की ओर से हुए हमलों को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान की ओर से किए गए पलटवार का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि प्रतिक्रिया हमारा अधिकार है। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान का कहना है कि उसने यह हमला आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाकर किया था। पाकिस्तान हमले से इतना नाराज हुआ कि उसने ईरान के राजदूत को निकाल दिया और अपने राजदूत को वापस बुला लिया। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ईरान में मिसाइल हमला किया गया। पाकिस्तान का कहना है कि उसने भी आतंकवादियों को निशाना बनाया है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान पर इस तरह का हमला एक ट्रेंड बन गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे रीजनल दक्षिण एशिया में एक ट्रेंड शुरू हुआ है, उसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने कहा घरेलू प्रेशर को कम करने और जनता को खुश करने के लिए एक इंटरनेशनल विवाद किया जाता है। भारत में जब चुनाव चल रहे थे तब उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था, हमने तब भी सख्त जवाब दिया था। आजकल ईरान के अंदर भी काफ़ी प्रेशर है। हालांकि बिलावल अपने बयानों में इस बात का जिक्र करना भूल गए कि रीजन में उनका ही देश है जो लगातार आतंक फैलाता है, जिससे ईरान भारत के साथ साथ खुद उनका भी देश परेशान है। बिलावल ने आगे कहा किसी को भी यह न सोचना चाहिए कि वह पाकिस्तान में हमला कर सकता है या उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ओर से ईरान में आतंकी समूह को निशाना बनाने पर हमारी प्रतिक्रिया न केवल अनुपातिक थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के रूप में हमारा अधिकार था। बिलावल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुद्दे को क्षेत्रीय संघर्ष में बदलना एक खतरनाक विचार है। अभी और हम ईरान पाकिस्तान के बारे में बात करें। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पलटवार किया था। इससे अब ईरान के एक बार फिर से हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है और केयर टेकर पीएम अनवारुल हक काकर दावोस का अपना दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बीच ईरान और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव को खत्म कराने के लिए चीन, तुर्की और रूस एक्शन में आ गए हैं। चीन ने तो दोनों पक्षों को मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया कि वो तनाव को कम करना चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने के बाद ईरान से सुलह की गुहार लगाई है। पाकिस्तान ने कहा कि वो और ज़्यादा तनाव नहीं भड़काना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि रूस, चीन और तुर्की के दबाव के बाद ईरान ने अब तनाव कम करने का संकेत दिया है। ईरान ने कहा कि वो दुश्मनों को दोनों देशों के बीच रिश्तों को बिगाड़ने नहीं देगा। पाकिस्तान का मानना है कि ईरान ने सकारात्मक संकेत दिया है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा, हम आशा करते हैं कि सबसे खराब समय चला गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय देशों के दबाव के बाद पाकिस्तान और ईरान ने तनाव को कम करने पर जोर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि चीन, रूस और तुर्की ने दोनों ही संघर्षरत देशों से कई दौर की बातचीत की है ताकि तनाव को घटाया जा सके। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने पाकिस्तान और ईरान दोनों के विदेश मंत्रियों से बात की। दोनों ने संयम बरतने की अपील की है। इस बीच पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव को खत्म कराने के लिए भारत का दोस्त रूस भी एक्शन में आ गया है। रूस ने इसे अप्रत्याशित तनाव पर गंभीर चिंता जताई है। रूस के राजनयिक जहां पर्दे के पीछे दोनों ही देशों को बनाने में लगे हैं, वहीं रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से ही अधिकतम संयम दिखाने के लिए कहा है। रूस ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अपने मतभेदों को कूटनीति के जरिए सुलझाए, नहीं तो वो उन देशों के हाथ में फंस जाएंगे जो इस पूरे इलाके में अर्थव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रूस ने कहा कि दोनों ही एससीओ के सदस्य देश हैं। रूस ने कहा दुखद है कि ये एससीओ के दोस्त सदस्य देशों के बीच में हो रहा है, जिसके जरिए हम रिश्ते विकसित कर रहे हैं। चीन ने भी इस पूरे मामले में गंभीर चिंता जताई और मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव भड़कता है तो इससे चीन और रूस दोनों की मुसीबत बढ़ जाएगी। चीन ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। वहीं चीन और ईरान के बीच भी अरबों डॉलर की डील हुई है। अमेरिका को मात देने के लिए चीन और ईरान ने हाथ मिलाया है। वहीं ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर किलर ड्रोन मुहैया कराए हैं, जिससे वह यूक्रेन में हमले कर रहा है। ईरान और पाकिस्तान का तनाव बढ़ता है तो इससे रूस को मुश्किलें हो सकती हैं। अब हम बोइंग के बारे में कुछ बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी शामिल हुए, भीड़ ने मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री की जय जयकार की।
पीएम मोदी ने मंच पर सिद्धारमैया से कहा, मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बढ़ती मांग के कारण भारत में एयरलाइंस ने ऑर्डर दिया है। सैकड़ों विमान और देश दुनिया का तीसरा प्रमुख घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक विमानन बाजार को नई ऊर्जा देने के लिए तैयार है। उन्होंने विमानन क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और कहा कि देश में 15% पायलट महिलाएं थीं, जो वैश्विक औसत से 3 गुना है। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का समय आ गया है। कंपनी ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए में निर्मित 43 एकड़ का अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC परिसर अमेरिका के भार विमान निर्माता का सबसे बड़ा निवेश है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में हाईटेक डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क का परिसर भारत में जीवंत स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिक तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आधारशिला बन जाएगा और वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों के लिए अगली पीढ़ी के उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद देगा। बोइंग के वाणिज्यिक विपणन उपाध्यक्ष डैरन हल्स्ट ने शुक्रवार को कहा कि आवाजाही बढ़ने की वजह से भारत को 2042 तक 2500 से अधिक नए विमानों की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। हल्स्ट ने कहा, यह पिछले वर्ष के मध्य में किए गए अनुमान पर आधारित है। हल्स्ट ने कहा कि बढ़ती यात्री और मालवाहक मांग को पूरा करने के लिए दक्षिण एशियाई कंपनियों के अगले 2 दशकों में अपने बेड़े के आकार को चौगुना करने का अनुमान है। वृद्धि और बेड़े प्रतिस्थापन से निपटने के लिए उन्हें 2705 से अधिक नए विमानों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा 2042 तक उसमें से 92% से अधिक यानी 2705 में से 2500 से अधिक की जरूरत भारत को होगी। यह पिछले वर्ष के मध्य में किए गए अनुमान पर आधारित है। हर्ष ने कहा, हमारा अनुमान है कि यहाँ भारत सहित दक्षिण एशिया विमानन कंपनियों को वर्ष 2042 तक 2700 से अधिक विमानों की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। बोइंग के अनुसार भारत एशिया में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बड़ा बाजार जो मांग के मामले में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच चुका है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया। इसके जरिए पूरे भारत से देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश को समर्थन देना है। बोइंग ने एक बयान में कहा है कि यह कार्यक्रम समूचे भारत की लड़कियों एवं महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित STEM क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत युवा लड़कियों के लिए STEM क्षेत्र के कैरियर में दिलचस्पी जगाने के लिए 150 स्थानों पर STEM लैब लगाए जाएंगे। यह पायलट प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा। बोइंग ने कहा कि यह कार्यक्रम उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र हासिल करने, सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण और करियर विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। बोइंग के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी डेविड L. कैलहान ने कहा, हम भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बदलावकारी नजरिए का समर्थन कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम देश में वैमानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बोइंग परिषद को समर्थित करने के लिए आभारी हैं। बयान के मुताबिक पिछले वर्षों में भारत में बोइंग की इंजीनियरिंग और शोध एवं विकास टीम अमेरिका के बाहर सबसे अधिक हो चुकी है। दिसंबर तक इस टीम में 6000 से अधिक कर्मचारी तैनात थे। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, विधानसभा में विपक्ष के नेता और अशोक और बोइंग की मुख्य परिचालन अधिकारी स्टेफनी पोप भी मौजूद रही। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।